हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, जो कि पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो का थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है क्या। तो जॉन रॉल्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक उदार समतावादी विचारक हैं। सकारात्मक उदारवाद की पुनरावृत्ति जो है वो उदार समतावाद है। जैसा हमने देखा था कि उदारवाद के विकास में परंपरागत उदारवाद, फिर आधुनिक उदारवाद, फिर स्वेच्छातंत्रवाद और उसके बाद उदार समतावाद की बात हम लोगों ने की थी। और उदार समतावाद में ही जॉन रॉल्स जो हैं उदार समतावादी विचारक हैं, जो कि आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद की पुनरावृत्ति के रूप में जाना जाता है। तो सकारात्मक उदारवाद या उदार समतावाद किस तरीके के थिंकर हैं ये। तो ये योग्यता और आरक्षण का समन्वय पर बल देते हैं, यानी कि योग्यता और आरक्षण दोनों का समर्थन करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, पुनर्वितरण के व्यय और कर लगाने का अधिकार देते हैं, और सामाजिक और आर्थिक न्याय को महत्वपूर्ण मानते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। और जो उदार समतावादी हैं उसमें भी दो तरीके के थिंकर हैं, जिसमें एक तो हैं जो कि सभी को आरक्षण देने की बात करते हैं, और एक वो थिंकर हैं जो कि सभी को आरक्षण देने की बात नहीं करते, बल्कि जो ब्रूट लक से जो पीड़ित हैं, यानी कि जो बुरे भाग्य से पीड़ित लोग हैं, उनको ही आरक्षण देने की बात करते हैं। तो जो जॉन रॉल्स हैं वो सभी लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में जो थिंकर हैं उनकी ये बात करते हैं। तो उन थिंकरों में ये हैं। तो उदार समतावादी भी दो भागों में बटे हुए हैं, जिसमें से जॉन रॉल्स सभी को आरक्षण देने की बात करते हैं। ठीक है, तो उतना हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसके बाद हम लोगों ने जो है ये भी देखा था कि ये इन्होंने की तीन इंपॉर्टेंट जो बुक्स थी वो भी देखी थी। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस ऑफ फेयरनेस, द लॉ ऑफ पीपल। तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में तो न्याय को सैद्धांतिक रूप है, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में न्याय को दिया था 1971 में। और जो जस्टिस फेयरनेस बुक है, इसमें राज्य में जो न्याय का सिद्धांत लागू करने की बात जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है, तो उस पर चर्चा की है। और ये बुक है 1985 की। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जहां न्याय दिया है जॉन रॉल्स ने, वो द लॉ ऑफ पीपल में दिया है, और ये बुक 1999 की है, और 97 में ये लिखी गई थी और 99 में प्रकाशित हुई थी। तो इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इन पर लोक, कांट और रूसो का प्रभाव दिखाई देता है। और उसके बाद हम लोगों ने इनकी मूल स्थिति के बारे में डिस्कस किया था, नैतिकता के बंधन, जिसमें हम लोगों ने इनकी जो प्राथमिक वस्तुएं देने के वितरण के बारे में इन्होंने बात बताई थी। तो वो सब सामाजिक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। और उसके बाद जॉन रॉल्स के न्याय के नियम हम लोगों ने देखे थे, जिसमें समान स्वतंत्रता का नियम, और उसके बाद दूसरा सामाजिक आर्थिक नियम। सामाजिक आर्थिक नियम में इन्होंने तर्कसंगत भेदभाव और अवसर की समानता की बात की थी, जिसमें तर्कसंगत भेदभाव में इन्होंने जो है इन्होंने कहा कि आरक्षण को लास्ट में लागू करना चाहिए, जबकि जो आधे जो थिंकर हैं उदार समतावादी, वो कहते हैं कि आरक्षण को पहले लागू करना चाहिए, जिससे कि आगे विकास हो सके। तो ये आरक्षण को लास्ट में सबसे अंत में लागू करने के पक्ष में थे। और इन्होंने कहा कि जो न्याय के नियम है वो सबसे पहले क्या लगाया जाएगा, पहले तो समान स्वतंत्रता का नियम लगेगा, उसके बाद सामाजिक आर्थिक नियम में जो है वो अवसर की समानता प्रदान की जाएगी, और लास्ट में तर्कसंगत भेदभाव, जिसको नाम दिया इन्होंने, जिसको कि हम आरक्षण भी कहते हैं, तो जिसको सामाजिक न्याय भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से तर्कसंगत भेदभाव इन्होंने लास्ट में रखा। तो इन्हें क्रियान्वयन करने का जो क्रम था वो भी सबसे पहले एक, यानी समान स्वतंत्रता का नियम, दूसरा सामाजिक आर्थिक नियम में क्या आएगा, अवसर की समानता यानी 2B, और उसके बाद 2A यानी कि तर्कसंगत भेदभाव सबसे लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोग पहले वाली वीडियो नोट में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हम आज बात करेंगे जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। तो हम देखते हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एक उदार समतावादी हैं, और सभी को आरक्षण और सभी वर्गों को या सब तरीके के लोगों को जो है वो पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में ये बात करते हैं।
तो इस तरीके से जो पहली इनकी विशेषता है वो देखते हैं, न्याय समाज और सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। ये कहते हैं कि जो न्याय है, न्याय मतलब आरक्षण, आरक्षण को क्या नाम देते हैं, ये न्याय, तो तर्क संगत भेदभाव भी बोलते हैं ये, ठीक है। तो जो न्याय है वो समाज और सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनका प्रथम सद्गुण है। तो ये ध्यान रखना है, न्याय को समाज और सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण किसने माना, तो किसने माना, जॉन रॉल्स ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके न्याय सिद्धांत की विशेषता में। जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत में प्रगति और न्याय में समन्वय करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रगति यानी स्वतंत्रता और न्याय मीन्स आरक्षण, स्वतंत्रता और आरक्षण यानी कि दोनों का, योग्यता और आरक्षण दोनों के समन्वय की बात करते हैं, यानी दोनों के समर्थन करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक तो समान स्वतंत्रता का नियम बताया इन्होंने, न्याय के नियम लागू किए थे ना, तो हम लोगों ने डिस्कस किए थे इससे पहले वाली वीडियो में। और तो जो पहले, सबसे पहले तो इन्होंने समान स्वतंत्रता का नियम यानी सभी को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरा इन्होंने सामाजिक आर्थिक नियम बताया, तो सामाजिक आर्थिक नियम में इन्होंने क्या किया कि 2B को पहले लागू किया, यानी नियम प्रगति पर ये पहले बल देते हैं और नियम न्याय की बात बाद में करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या बताया था, इस तरीके से जो क्रियान्वयन को लागू किया था इन्होंने कि अवसर की समानता पहले प्रदान की जाएगी, तर्कसंगत भेदभाव यानी आरक्षण को बाद में लागू किया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत में प्रगति और न्याय में समन्वय करता है, और इसमें न्याय के क्रियान्वयन के जो नियम हैं वो सबसे पहले A, उसके बाद 2B और उसके बाद 2A जो है इसकी बात करता है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, जॉन रॉल्स आगे लिखते हैं कि यदि प्रगति व न्याय में संघर्ष हो जाता है और ऐसे विवाद की स्थिति में हमें न्याय को अपनाना चाहिए, है ना। ये क्या कहते हैं, यदि प्रगति और न्याय में दोनों में संघर्ष हो जाता है तो हमें किसको अपनाना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए न्याय को, ठीक है। उसके बाद इस संदर्भ में रोल्स का कथन है कि कोई भी समाज जंजीर के समान है और कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं हो सकती। तो ये हमें ध्यान रखना, इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कोई भी समाज जो है वो जंजीर के समान है और कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती। तो ये किसका कथन है, तो ये कथन है जॉन रॉल्स का। इसमें हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी जैसे 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, और जो 100 के 100 मतलब जिनका IQ लेवल कम है, तो हम मूर्ख उनको नहीं बोल सकते, एक मतलब जैसे जिनका थोड़ा IQ लेवल कम है ना, ऐसे 100 लोग बैठे हैं। तो हो सकता है कि जो 99 लोग हैं उनकी बात से सब लोग सहमत, या जो समाज है, जो समुदाय है वो सहमत नहीं होगा, लेकिन जो 100वां व्यक्ति है, जो लास्ट 1% जो बचता है, 100वां 99 का हमने निकाला कि शायद हो सकता है कि उनका कोई सजेशन है, उनका कोई सलाह सुझाव जो भी, तो वो सही नहीं हो सकता, उनका डिसीजन सही नहीं हो सकता, लेकिन जो 100वां व्यक्ति है, जो लास्ट में 1% बचा है, उसका सुझाव उतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि उस मतलब पूरे समाज में किसी का नहीं हो सकता, है ना। तो वही बात जॉन रॉल्स यहाँ कहते हैं कि समाज जो है वो एक जंजीर है, ठीक है, और कोई भी जंजीर या कड़ी भी इसको बोल सकते हैं, तो उस सबसे कमजोर कड़ी से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती, यानी कि अपना पूरा समाज है वो उसमें से जिसको हम कहते हैं कि इसका IQ लेवल सबसे कम है, ऐसा व्यक्ति भी इतनी अच्छी बात बोल देता है जिससे पूरे समाज का जो है उत्थान, विकास या आरक्षण, न्याय, योग्यता, समर्थन जो भी मतलब सब उसमें सब आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरीके से यही जॉन रॉल्स ने कहा कि समाज जंजीर के समान है और कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं हो सकती। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये विशेषताएं हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम आगे देखते हैं, रोल्स के अनुसार न्याय की स्थापना के लिए अधिक से अधिक हस्तांतरण शाखाओं की स्थापना करनी चाहिए जो आवश्यक वस्तुएं न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराएंगी, यानी PDS। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो कम रेट वाली दुकानें जो खुलती है ना, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जैसे गाँव में भी होता है ये, और
जैसे सरकार से कुछ अनाज आता है और वो कम रेट पर जो है वो जो मतलब अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, जो गरीब पिछड़े वर्ग हैं उनको कम रेट पर वो उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उनकी स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि जो गरीब वर्ग है उसका भी उत्थान हो, उसको भी जो प्राथमिक वस्तुएं यानी कि उसकी जो दैनिक जरूरतें हैं वो भी पूरी हों। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख अर्थात उपयोगितावाद नीति की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद 49 की उपेक्षा करता है, उसमें हमें संपूर्ण समाज का विकास करना होता है। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, एक तो बेंथम के जो उपयोगितावाद है उसकी इन्होंने मतलब आलोचना क्योंकि बेंथम कहते हैं ना कि व्यक्तियों 51% लोगों का हित जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये 51% की तो बेंथम बात करता है, लेकिन 49 की तो उपेक्षा कर दी। तो वही जॉन रॉल्स जो है आलोचना करते हैं और कहते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद सिर्फ मतलब 51% लोगों के लिए है, 49 की तो उपेक्षा करता है, लेकिन जो समाज का विकास है, जो संपूर्ण समाज है 100%, उसका पूरे का विकास होना चाहिए, ना कि 51% का। तो इस तरीके से बेंथम के इस विचार से भी ये असहमत थे और इन्होंने उनके इस विचार की आलोचना की थी। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेंथम की जो टेलिस्मेंट जो नीति है उसकी भी इन्होंने आलोचना की। और बेंथम इस नीति में कहते हैं कि सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित में समन्वय करने के लिए दंड का प्रयोग करना चाहिए। रोल्स का कहना है कि नैतिकता व समझौते के माध्यम से समन्वय किया जाएगा। और नेक्स्ट है, रोल्स अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहता है क्योंकि इसमें प्रगति और न्याय दोनों का समन्वय। शुद्ध प्रक्रियात्मक क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि इसमें प्रगति और न्याय दोनों का समन्वय किया है, यानी योग्यता और आरक्षण दोनों को एक साथ लेकर रोल्स चलता है, तो इसीलिए इन्होंने दोनों का समन्वय किया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मतलब ये विशेषताएं जो रोल्स के न्याय सिद्धांत में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय और अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो जो पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय है जिसको हम कह सकते हैं, इसमें जॉन रोल्स क्या कहते हैं, जो पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय है ये सिर्फ योग्यता का समर्थन करते हैं, ये एक निष्पक्ष प्रक्रिया है। और जैसे कैसीनो का खेल इन्होंने बताया था, कैसीनो का खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरा अपना कोई खेल। तो इस तरीके से ये योग्यता का समर्थन करते हैं, निष्पक्ष प्रक्रिया की बात करते हैं और कैसीनो खेल का एग्जाम्पल इसमें देते हैं। और दूसरा है अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। तो अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय में ये आरक्षण का समर्थन करते हैं, मानदंड रखते हैं और ये कहते हैं कि जो केक काटने वाला और केक बांटने वाला है वो सबसे अंत में केक का टुकड़ा लेगा, यानी कि अगर बचता है तो वो ले लेगा, अगर नहीं बचता है तो उसको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये मानदंड के रूप में अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय देते हैं। और उसके बाद है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय जिसको मतलब तीनों न्याय के नियम जो है जो रोल से बताते हैं, वो न्याय को जो है वो तीन इसमें डिवाइड करते हैं, पूर्ण प्रक्रियात्मक, अपूर्ण और शुद्ध प्रक्रियात्मक। पूर्ण में तो बताते हैं योग्यता का समर्थन, निष्पक्ष प्रक्रिया, कैसीनो खेल का एग्जाम्पल देते हैं। और अपूर्ण प्रक्रियात्मक में ये आरक्षण का समर्थन करते हैं, मानदंड रखते हैं और केक वो भी इसमें भी एग्जाम्पल देते हैं। और फिर है शुद्ध प्रक्रियात्मक। तो शुद्ध प्रक्रियात्मक में ये योग्यता और आरक्षण दोनों का समन्वय करते हैं, कहते हैं इसमें योग्यता भी होगी, इसमें आरक्षण भी होगा, ये इसमें निष्पक्ष प्रक्रिया भी होगी और इसमें आरक्षण भी होगा, है ना। और फिर उसमें ये तीनों प्रकार के न्याय के नियम जो है वो अपनी जो बताए थे, सबसे पहले समान स्वतंत्रता का नियम, फिर सामाजिक आर्थिक में अवसर की समानता और फिर तर्कसंगत भेदभाव यानी आरक्षण वाला। तो इन्होंने इस तरीके से जो क्रियान्वयन के नियम है वो शुद्ध प्रक्रियात्मक में ही लागू किए हैं। तो इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे अच्छा वाला न्याय बताया, तो वो बताया शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। ओके, ये समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं राजीव भार्गव की जो बुक है, वहाँ इन्होंने कुछ मतलब लाइंस दी हुए हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि मूल स्थिति में व्यक्ति सामान्य स्थिति को तो जानते हैं लेकिन अहमवादी नहीं होते हैं। तो ये लाइन हमें ध्यान रखनी है, मूल स्थिति में व्यक्ति सामान्य स्थिति में को तो जानते हैं लेकिन अहमवादी नहीं है। फिर आगे लिखते हैं, अज्ञान के पर्दे की स्थिति यानी कि मूल स्थिति जिसको कहते हैं
के कारण व्यक्ति हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ करने वाला समझौता करते हैं। यानी अज्ञान के पर्दे की स्थिति के कारण, यानी पता नहीं होता ना मूल स्थिति में, तो व्यक्ति हीनतम स्थिति वालों को अधिकतम लाभ करने वाला जो है वो समझौता कर लेते हैं। तो ये हमें कुछ लाइंस हैं वो ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं रोल्स के 2 नियम जो है वो बताते हैं। और रोल्स के नियम हम लोगों ने पढ़ भी लिए हैं पहले भी। समान स्वतंत्रता का नियम, फिर आर्थिक सामाजिक नियम जिसमें तर्कसंगत भेदभाव और अवसर की समानता क्रम का नियम हम लोगों ने देख लिया है। अब राजीव भार्गव की जो बुक है इसमें इसको जो है लॉक्सिकल प्रोसिटी जो है वो नाम दिया गया है। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि लॉक्सिकल प्रोसिटी जो है वो किसको कहा गया है, तो रोल्स के जो न्याय के जो नियम हैं उनका जो क्रियान्वयन का जो क्रम है उनको लॉक्सिकल प्रोसिटी कहा गया है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं वैश्विक न्याय और जॉन रोल्स। तो जो वैश्विक न्याय है, यानी वैश्विक न्याय की मतलब कौन सी बुक में देते हैं, तो 2 बुक में ये वैश्विक न्याय की बात करते हैं। एक तो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 की बुक है, और दूसरी है द लॉ ऑफ पीपल। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये न्याय पर पहले तो 3 बुक लिखते हैं जो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो वो एक तो सबसे पहले जहाँ पर ये मतलब न्याय का जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में जब न्याय को प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली इनकी जो बुक है न्याय पर, तो वो तो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो वो है 1971 की। और उसके बाद ये जस्टिस ऑफ फेयरनेस की बात करते हैं 1985 में, उसमें ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में न्याय देते हैं। और थर्ड इनकी बुक है जो द लॉ ऑफ पीपल 1999 की, और इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय देते हैं। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं वैश्विक न्याय की। तो वैश्विक न्याय में 2 बुक्स हैं, एक अन्य बुक और भी है पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 की बुक है, यानी लॉ ऑफ पीपल से पहले लिखी गई बुक है, तो इतना ध्यान रखना है। और एक है द लॉ ऑफ पीपल, तो ये 97 में तो ये लिखी गई थी, 99 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष, वही हमें ध्यान रखना है। तो इतना, तो इन 2 बुक में इन्होंने वैश्विक न्याय की जो है वो अवधारणा प्रस्तुत की है। सबसे पहले वैश्विक न्याय, और वैश्विक न्याय में तो जो इन्होंने बताया कि अति व्यापन जो सहमति है वो पॉलिटिकल लिबरलिज्म बुक में दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉन रोल्स की जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म बुक है। इसमें ये लिखते हैं कि वैश्विक न्याय की स्थापना संभव नहीं है ना, वैश्विक न्याय की स्थापना संभव नहीं है। इसीलिए इस पुस्तक में अति व्यापन सहमति यानी ओवरलैपिंग कंसेंट पर बल देते हैं और विभिन्न क्षेत्रीय समझौतों की बात करते हैं। तो अति व्यापन सहमति यानी ओवरलैपिंग कंसेंट पर बल देते हैं और तथा विभिन्न क्षेत्रीय जो समझौते हैं उनकी बात करते हैं। कौन सी बुक में? पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। अब हम देखते हैं आगे कि वहीं अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ पीपल में यानी 99 में लिखी गई थी, और लिखते हैं कि वैश्विक न्याय की स्थापना संभव है लेकिन विश्व सरकार की नहीं। और ये जो बात है इन्होंने की कि वैश्विक न्याय की स्थापना संभव है लेकिन विश्व सरकार की नहीं, तो ये कांट के प्रभाव से ऐसा कहते हैं। यानी इस लाइन पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? कांट का। कांट भी ऐसी बात करते हैं कि वैश्विक न्याय की स्थापना तो संभव है लेकिन विश्व सरकार की स्थापना संभव नहीं है। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि राज्यों को जोड़ने वाली सहकारी संस्थाएं जैसे यूएनओ के माध्यम से विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के समझौते द्वारा ऐसे विश्व संघ की स्थापना संभव है जिसमें वैश्विक न्याय है। तो ऐसे संघ में हमें कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं या कौन से नियम जो हैं वो हमें पालन करने आवश्यक है, तो ये हम देखेंगे। इसमें 8 नियमों का पालन करने, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, तो इसको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो नियम है वो है सरकार प्रतिनिधि लोग स्वतंत्र हों। सरकार प्रतिनिधि किसको कहते हैं? लोगों को। तो वो स्वतंत्र हों और सभी उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें, है ना। सरकार प्रतिनिधि यानी जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र हों और सभी उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। सेकंड है सरकार प्रतिनिधि सम्मान होने चाहिए
और अपने अपने समझौते के पक्षकार होने चाहिए। सरकार प्रतिनिधि कैसे होने चाहिए? सम्मान और अपने अपने जो समझौते हैं उनके पक्षकार होने चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड, आत्मरक्षा का अधिकार तो हो लेकिन युद्ध का नहीं होना चाहिए, है ना। आत्मरक्षा का तो अधिकार होना चाहिए पर युद्ध का नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं हस्तक्षेप के नियम का कर्तव्य पालन होना चाहिए। और फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन हो। सिक्स्थ, मानवाधिकारों का पालन हो। सेवेंथ है युद्ध के आचरण जैसे नागरिक क्षेत्र के में आक्रमण नहीं होना चाहिए। और लास्ट है संकटग्रस्त राष्ट्र यानी समूह की सभी सहायता करेंगे। तो इस तरीके से हम जो रोल्स ने अपने जो प्रतिनिधियों के समझौते के द्वारा ऐसे विश्व संघ की स्थापना संभव है जिसमें वैश्विक न्याय है। और विश्व संघ कैसा होना चाहिए? जो 8 नियमों का पालन करे। तो 8 नियम, एक तो व्यक्ति स्वतंत्र होने चाहिए, सभी उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें यानी सभी को स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। और दूसरा है सरकार प्रतिनिधि सम्मान होने चाहिए, अपने अपने समझौते के पक्षकार होने चाहिए। थर्ड है आत्मरक्षा का अधिकार तो हो लेकिन युद्ध का नहीं होना चाहिए। फिर है हस्तक्षेप के नियम का कर्तव्य पालन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन होना चाहिए, मानवाधिकारों का पालन होना चाहिए, युद्ध के आचरण यानी व्यवहार पर प्रतिबंध जैसे नागरिक क्षेत्र में आक्रमण नहीं होना चाहिए, संकटग्रस्त राष्ट्र समूह की सभी सहायता करेंगे। तो इस तरीके से ये 8 नियम हैं वो विश्व संघ में होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखते हैं आगे, रूल्स लिखते हैं कि लोकतांत्रिक देश इन नियमों को सहायता से अपना लेंगे लेकिन निरंकुश तंत्र अल्पतंत्र देशों के लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश है ना वो तो इन नियमों को अपना लेंगे लेकिन जो निरंकुश तंत्र जो अल्पतंत्र हैं उनके लिए कौन सी शर्तें होनी जरूरी हैं? तो एक तो ऐसे देश शांतिपूर्ण नीति अपनाएंगे, युद्ध का तो पहले बोल दिया इसमें। और दूसरा नैतिक कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। और थर्ड है इसमें सभी के मूलभूत अधिकारों का सम्मान करेंगे। तो इस तरीके से ये आवश्यक शर्तें निरंकुश तंत्र और अल्पतंत्र देशों के लिए होनी चाहिए। तो यही रूल्स ने बताया, तो उतना हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से 8 तो न्याय के नियम, और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि वैश्विक न्याय में जो बात की है जो रोल्स ने वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। रोल्स की जो न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। रोल्स की जो न्याय पर जो बुक्स हैं वो देख ली हम लोगों ने। और उसके बाद न्याय जो पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय है, अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय है, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है, तो वो हम लोगों ने देख लिया। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय को सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार जो है वो जॉन रोल्स के द्वारा बताया गया। तो इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आगे का रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो हम लोग आगे की वीडियो नोट में देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना कर लिया। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।